साहित्य के अनेक क्षेत्रों को समर्थ नेतृत्व देने वाले श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कहानियां भी उनकी कविताओं की भांति साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान रखती हैं। फौज की नौकरी छोड़ने के बाद अज्ञे जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी, जिनमें कुछ कहानियां सैनिक जीवन से संबंधित रही। अज्ञे जी ने अपने सैनिक जीवन से जुड़ी कहानियों को तीसरे खेप की कहानियां कहा है, जो सैनिक जीवन से उन प्रदेशों के जीवन, समाज अथवा इतिहास से संबद्ध हैं। इन कहानियों में मेजर चौधरी की वापसी एक विशिष्ट कहानी है। आज वितान की ओर से ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। मेजर चौधरी की वापसी युद्ध समाप्ति के बाद सैनिकों की मनः स्थिति की कहानी। इसमें विशेष रूप से युद्ध में आहत होकर संतानोत्पत्ति के लिए असमर्थ हो गए युवा पति की मनोव्यथा का चित्रण हुआ है। यह कहानी अपने प्रौढ़ कथा शिल्प, चिंतन के उत्प्रेरक आयाम व पात्रों के अंतरंग की सहज प्रतिछवि से भली भांति सुसज्जित है। आइए सुनते हैं मेजर चौधरी की। किसी की टांग टूट जाती है तो साधारणतया उसे बधाई का पात्र नहीं माना जाता, लेकिन मेजर चौधरी जब 6 सप्ताह अस्पताल में काटकर बैसाखियों के सहारे लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने मिजाज पुरुषी के लिए आए हुए अफसरों को बताया कि उनकी 4 सप्ताह की वार लीव के साथ उन्हें 6 सप्ताह की कंपैशनेट लीव भी मिली है और उसके बाद ही शायद कुछ और छुट्टी के अनंतर उन्हें सैनिक नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा। तब सुनने वालों के मन में अवश्य ही ईर्ष्या की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि मोको कचड़ यूं सब डिवीजन का केंद्र क्यों ना हो, जैसे वह नगा पार्वत्य जंगलों का ही एक हिस्सा था और जोंक, दलदल, मच्छर, चूती छतें, कीचड़, फर्श, पीने को उबला जाने पर भी गंदला पानी और खाने को पानी में भिगोकर ताजा किए गए सूखे आलू प्याज, ये सब चीजें ऐसी नहीं हैं कि दूसरों के सुख दुख के प्रति सहज औदार्य की भावना को जागृत करें। मैं स्वयं मोकोकचड़ में नहीं, वहां से 30 मील नीचे मरियानी में रहता था, जो कि रेल की पक्की सड़क पर सेवित छावनी थी। मोकोकचड़ अपनी सामग्री और उपकरणों के लिए मरियानी पर निर्भर था, इसलिए मैं जब तब एक दिन के लिए मोकोकचड़ जाकर वहां की अवस्था देख आया करता था। नाकाचारी 4 आली से आगे रास्ता बहुत ही खराब है और गाड़ी कीच कांदों में फंस जाती है, किंतु उस प्रदेश की आव नगा जाति के हंसमुख चेहरों और सहाय तत्पर व्यवहार के कारण वह जोखम बुरी नहीं लगती। मुझे तो मरियानी लौटना था ही, मेजर चौधरी भी मेरे साथ ही चले। मरियानी से रेल द्वारा वह गुवाहाटी होते हुए कलकत्ते जाएंगे और वहां से अपने घर पश्चिम को। स्टेशन वैगन चलाते चलाते मैंने पूछा, मेजर साहब घर लौटते हुए कैसा लगता है? और फिर इस डर से कि कहीं मेरा प्रश्न उन्हें कष्ट ही ना दे, आपके इस एक्सीडेंट से अवश्य ही इस प्रत्यागमन पर एक छाया पड़ गई है, पर फिर भी घर तो घर है। अस्पताल के 6 हफ्ते मनुष्य के मन में गहरा परिवर्तन कर देते हैं। यह अचानक तब जाना जब मेजर चौधरी ने कुछ सोचते से उत्तर दिया, हाँ घर तो घर ही है,
पर जो एक बार घर से जाता है वह लौट कर भी घर लौटता ही है, इसका क्या ठिकाना। मैंने तीखी दृष्टि से उनकी ओर देखा। कौन सा गोपन दुख उन्हें खा रहा है। घर की स्मृति को लेकर कौन सा वेदना का ठूंठ इनकी विचारधारा में अवरोध पैदा कर रहा है। पर मैंने कुछ कहा नहीं, प्रतीक्षा में रहा कि कुछ और कहेंगे। देर तक मौन रहा। गाड़ी नाकाचारी की लीक में उचकती धचकती चलती रही। थोड़ी देर बाद मेजर चौधरी फिर धीरे धीरे कहने लगे, देखा प्रधान, फौज में जो भर्ती होते हैं ना, जाने क्या क्या सोचकर, किस किस आशा से, कोई अभागा आशा से नहीं, निराशा से भी भर्ती होता है और लौटने की कल्पना नहीं करता। लेकिन जो लौटने की बात सोचते हैं, और प्रायः सभी सोचते हैं, वे मेरी तरह लौटने की बात नहीं सोचते। उनका स्वर मुझे चुभ गया। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, नहीं मेजर चौधरी, इतने हद धैर्य आपको नहीं, मुझे कह लेने दो प्रधान। मैं रुक गया। मेरी जांघ और कूल्हे में चोट लगी थी। अब मैं सेना के काम का न रहा, पर आजीवन लंगड़ा रहकर भी वैसे चलने फिरने लगूंगा। यह तुमने अस्पताल में सुना है। सिविल जीवन में कई पेशे हैं जो मैं कर सकता हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। पर मेजर चौधरी फिर रुक गए और मैंने लक्ष्य किया कि आगे की बात कहने में उन्हें कष्ट हो रहा है। पर चोटें ऐसी भी होती हैं जिनका इलाज नहीं होता। मैं चुपचाप सुनता रहा। भर्ती होने से साल भर पहले मेरी शादी हुई थी। 3 साल हो गए। हम लोग साथ लगभग नहीं रहे। वैसी सुविधाएं नहीं हुई। हमारी कोई संतान नहीं। फिर मौन। क्या मेरी ओर से कुछ अपेक्षित है? किंतु किसी आंतरिक व्यथा की बात अगर वह कहना चाहते हैं तो मौन ही सहायक हो सकता है। वही प्रोत्साहन है। सोचता हूं दाम्पत्य जीवन में शुरू में इतनी कोमलता न बढ़ती होती। कहते हैं कि स्त्री पुरुष में पहले सख्य आना चाहिए, मानसिक अनुकूलता। मैंने कनखियों से उनकी तरफ देखा। सीधे देखने से स्वीकारी अंतरात्मा की खुलती सीपी खट से बंद हो जाया करती है। उन्हें कहने दो। पर उन्होंने जो कहा उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। और अगर उनके कहने के ढंग में ही इतनी गहरी वेदना ना होती तो जो शब्द कहे गए थे उनसे पूरा व्यंजनार्थ भी मैं ना पा सकता। हमारी कोई संतान नहीं, और अब जिससे आगे कुछ नहीं वह सख्य भी कैसे हो सकता। उसे एक संतान का ही सहारा होता। कुछ नहीं प्रधान, यह कंपैशनेट लीव अच्छा मजाक है। कंपैशन भगवान को छोड़कर और कौन दे सकता है, और मृत्यु के अलावा होता कहाँ है। अविति से आरंभ है घर। कुछ रुककर वापसी घर। मैं सन्न रह गया, कुछ बोल न सका। थोड़ी देर बाद चौंक कर देखा कि गाड़ी की चाल अपने आप बहुत धीमी हो गई। इतने कि तीसरे गियर पर झटके दे रही। मैंने कुछ संभाल कर गियर बदला और फिर गाड़ी तेज कर एकाग्र होकर चलाने लगा। नहीं, एकाग्र होकर नहीं, एकाग्र दिखता हुआ। तब मेजर चौधरी एक बार फिर अपना सिर झटके से हिलाकर मानो उस विचार श्रृंखला को तोड़ते हुए सीधे होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, क्षमा करना प्रधान, मैं शायद अनकहनी कह गया, तुम्हारे प्रश्नों के लिए तैयार नहीं था। मैंने रुकते रुकते कहा, मेजर, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। कहोगे क्या प्रधान? कुछ बातें शब्द से परे होती हैं, शायद कल्पना से भी परे होती हैं। क्या मैं भी जानता हूँ कि घर लौटकर मैं क्या अनुभव करूँगा? छोड़ो इसे।
तुम्हें याद है पिछले साल मैं कुछ महीने मिलिट्री पुलिस में चला गया था। मैंने माना कि मेजर विषय बदलना चाह रहे हैं। पूरी दिलचस्पी के साथ बोला, हाँ, वह अनुभव ही अजीब रहा होगा। हाँ, तभी की एक बात अचानक याद आई है। मैं शिलिंग में प्रोवोस्ट मार्शल के दफ्तर में था। तब वे डिवीज़न की कुछ गोरी पलटनें वहाँ विश्राम और नए सामान के लिए बर्मा से लौट कर आई थी। हाँ, मुझे याद है उन लोगों ने कुछ उपद्रव भी वहाँ खड़ा किया था। काफ़ी। एक रात में जीप लिए गश्त पर जा रहा था। हैप्पी वैली की छावनी से जो सड़क शिलिंग बस्ती की हो जाती है वह बड़ी टेढ़ी मेढ़ी और उतार चढ़ाव की है और चीड़ के झरमुटों में से छाई हुई, यह तो तुम जानते हो। मैं एक मोड़ से निकला ही था कि मुझे लगा कुछ चीज रास्ते से उछल कर एक ओर को दुबक गई। कीचड़ लोमड़ी उतर बहुत है, पर उनकी छलांग ऐसी अनाड़ी नहीं होती, इसलिए मैं रुक गया। झुरमुटों के किनारे खोजते हुए मैंने देखा एक गोरा फौजी छिपना चाह रहा है। छिपना चाहता है तो अवश्य अपराधी, यह सोचकर मैंने उसे जरा धमकाया और नाम, नंबर, पलटन आदि का पता लिख लिया। वह बिना पास के रात को बाहर तो था ही। पूछने पर उसने बताया कि वह 1 मील और नीचे नांगथिम माई की बस्ती को जा रहा था। इससे आगे का प्रश्न मैंने नहीं पूछा। उन प्रश्नों का उत्तर तुम जानते ही हो, और पूछकर फिर कड़ा दंड देना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते जब तक कि खुल्लम खुल्ला कोई बड़ा स्कैंडल ना हो। मैंने तो सुना है यथासंभव अनदेखी की जाती है ऐसी बातों की, बल्कि कोई वेश्यालय में पकड़ा जाए और उसकी पेशी हो तो असली अपराधी के लिए नहीं होती, वर्दी ठीक ना पहनने या अफसर की अवज्ञा या ऐसे ही किसी जुर्म के लिए होती। ठीक ही सुना है तुमने। असली अपराध के लिए ही हुआ करे तो अव्वल तो चालान इतने हों कि सेना बदनाम हो जाए। इससे उसका असर फौजियों पर भी तो उल्टा पड़े, उनका दिमाग हर वक्त उधर ही जाया करे। खैर, उस दिन तो मैंने उसे डांट डपट कर छोड़ दिया, पर 2 दिन बाद फिर एक अजीब परिस्थिति में उसका सामना हुआ। वह कैसे? उस दिन मैं अधिक देर करके जा रहा था। आधी रात होगी। गश्त पर जाते हुए उसी जगह के आसपास मैंने एक चीख सुनी। गाड़ी रोककर मैंने बत्ती बुझा दी और टॉर्च लेकर एक पुलिया की ओर गया जिधर से आवाज आई थी। मेरा अनुमान ठीक ही था। पुलिया के नीचे एक पहाड़ी औरत गुस्से से भरी खड़ी थी और कुछ दूर पर एक अस्त व्यस्त गौरा फौजी जिसकी टोपी और पेटी जमीन पर पड़ी थी और बुशर्ट हाथ में। मैंने नीचे उतरकर डांट कर पूछा, यह क्या है? पर तभी मैंने उस फौजी की आंखों में देखकर पहचाना कि एक तो वह परसों वाला व्यक्ति है, दूसरे वह काफी नशे में है। मैंने और भी कड़े स्वर में पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहे थे तुम? वह बोला, यह मेरी है। मैंने कहा, बको मत, और उस औरत से कहा कि वह चली जाए, पर वह ठिठकी रही। मैंने उससे पूछा, जाती क्यों नहीं? तब वह कुछ सहमी सी बोली, मेरे रुपये ले दो। काफी बेशर्म रही होगी वह भी। हाँ, मामला अजीब ही था। दोनों को डांटने पर दोनों ने जो टूटे फूटे वाक्य कहे, उससे यह समझ में आया कि 2-3 घंटे पहले वह गोरा एक बार उस औरत के पास हो गया था और फिर आगे गांव की तरफ चला गया था। लौटकर फिर उसे वह रास्ते में मिली तो गोरे ने उसे पकड़ लिया था। झगड़ा इसी बात का था कि गोरे का कहना था वह रात के पैसे दे चुका है और औरत का दावा था कि पिछला हिसाब चुकता था और अब फौजी उसका देनदार है। मैंने उसे धमकाकर चलता किया। पहले तो वह गालियां देने लगी, पर जब उसने देखा कि गोरा भी गिरफ्तार हो गया है तो बड़बड़ाती चली गई। फिर गोरे का क्या हुआ? उसे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। मेजर चौधरी थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, नहीं प्रधान, उसे सजा नहीं मिली। मालूम नहीं वह मेरी भूल थी या नहीं,
पर जीप में ले जाने के घंटा भर बाद मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने अचानक कहा, वाह, क्यों? फिर यह सोचकर यह प्रश्न कुछ अशिष्ट सा हो गया है, मैंने फिर कहा, कुछ विशेष कारण ही रहा होगा। कारण? हाँ, कारण था शायद। यह तो इस पर है कि कारण कहते किसे हैं। मैंने जैसे छोड़ा वह बताता हूं। मैं प्रतीक्षा करता रहा। मेजर कहने लगे। उसे मैं जीप में ले आया। थोड़ी देर टॉर्च का प्रकाश उसके चेहरे पर डालकर घूरता रहा कि वह और जरा सहम जाए। तब मैंने कड़क कर पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी फौज का और ब्रिटेन का नाम कलंकित करते? अभी परसों मैंने तुम्हें पकड़ा था और माफ कर दिया था। मेरे स्वर का उसके नशे पर कुछ असर हुआ। जरा संभल कर बोला, सर, मैं कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। मैंने फिर डांटा, सड़क पर एक औरत को पकड़ते हो और कहते हो कि बुरा करना नहीं चाहते थे। वह बकलें झांकना लगा, पर फिर भी सफाई देता हुआ सब बोला, सर, वह अच्छी औरत नहीं है, वह रुपया लेती है। मैं 3 दिन से रोज उसके पास जाता हूँ। मैंने सोचा, बेहयाई इतनी हो तो कोई क्या करे, पर इस टामी जंतु में जंतु का सा सीधापन भी है जो ऐसी बात कर रहा है। मैंने कहा, और तुम तो अपने को बड़ा अच्छा आदमी समझते होगे ना, एकदम स्वर्ग से झरा हुआ फरिश्ता। वह वैसे ही बोला, नहीं सर, लेकिन मैंने कहा, लेकिन क्या? तुमने अपनी पलटन का और अपना मुंह काला किया है और कुछ नहीं। तभी मुझे उस औरत की बात याद आई कि यह कुछ घंटे पहले उसके पास हो गया था और मेरा गुस्सा फिर भड़क उठा। मैंने उससे कहा, थोड़ी देर पहले तुम एक बार बचकर चले भी गए थे, उससे तुम्हें संतोष नहीं हुआ? आगे गांव में कहाँ गए थे? एक बार काफी नहीं था? अब तक वह कुछ और समझ गया था। बोला, सर, गलती से मैंने की है, लेकिन मैं अपने साथियों से बराबर होना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वह बोला, हमारा डिवीजन 6 हफ्ते हुए यहाँ आ गया था। आप जानते हैं, 1.5 साल से हम लोग फ्रंट पर थे, जहाँ औरत का नाम नहीं, खाली मच्छर और कीचड़ और पेचिश होती है। वहां से मेरी पलटन 6 हफ्ते पहले लौटी थी, पर मैं एक ब्रेकडाउन टुकड़ी के साथ पीछे रह गया था। तो फिर? मैंने पूछा। बोला, डिवीजन में मेरी पलटन सबसे पहले यहाँ आई थी, बाकी पलटनें पीछे आई। 6 हफ्ते से वे लोग यहाँ हैं और मैं कुल परसों आया हूँ, और 10 दिन में हम लोग वापस चले जाएंगे। मैंने डांटा, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने फिर धीरे धीरे जैसे मुझे समझाते हुए कहा, सारे शिलिंग के गांव की नेटिव बस्तियों की छांट उन्होंने की है। मैं केवल परसों आया हूँ और 10 दिन हमें और रहना है। मैं उनके बराबर होना चाहता हूँ, किसी से पीछे मैं नहीं रहना चाहता। मेजर चौधरी चुप हो गए। मैं भी कुछ देर चुप रहा। मैंने कहा, क्या दलील है? ऐसा विकृत तर्क वह कैसे कर सका? नशे का ही असर रहा होगा। फिर आपने क्या किया? मैं मानता हूं कि तर्क विकृत है, पर इसे पेश कर सकने में मनुष्य से नीचे के निरे मानव जंतु का साहस है, बल्कि साहस भी नहीं, निरी जंतु बुद्धि, और इसलिए उस पर विचार भी उसी तल पर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। समझ लो, जंतु ने जंतु को माफ कर दिया, बल्कि यह कहना चाहिए कि जंतु ने जंतु को अपराधी ही नहीं पाया। कुछ रुक कर वह कहते गए, यह भी मुझे लगा कि व्यक्ति में ऐसी भावना पैदा करने वाली सामूहिक मन स्थिति भी हो सकती है, और यदि ऐसा है तो समूह को ही दायी मानना चाहिए। स्टेशन वैगन हचकोले खाता हुआ बढ़ता रहा। मैं कुछ बोला नहीं। मेजर चौधरी ने कहा, तुमने कुछ कहा नहीं, शायद तुम समझते हो कि मैंने भूल की, इसलिए चुप हो, पर वैसा कह भी दो तो मैं बुरा ना मानूं। मेरा बिल्कुल दावा नहीं है कि मैंने ठीक किया। मैंने कहा, नहीं, इतना आसान तो नहीं है कुछ कह देना।
और चुप लगा गया। अपने अनुभव की भी एक घटना मुझे याद आई, उसे मैं मन ही मन दोहराता रहा। फिर मैंने कहा, एक ऐसी घटना मुझे भी याद आती है। क्या? उसमें ऐसा तीखापन तो नहीं है, पर जंतु तर्क की बात वहां भी लागू होती है। एक दिन जोरहाट क्लब में एक भारतीय नृत्य मंडली आई थी। हम लोग सब देखने गए थे। उस मंडली को और आगे लीडो रोड की तरफ जाना था, इसलिए उसे एक ट्रक में बिठाकर मरियानी स्टेशन भेजने की व्यवस्था हुई। मुझे उस ट्रक को स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचा देने का काम सौंपा गया। ट्रक में मंडली की 6 लड़कियां और साजिंदे वगैरह बैठ गए, तो मैंने ड्राइवर को चलने को कहा। गाड़ी से उड़ी हुई धूल को बैठ जाने के लिए कुछ समय देकर मैं भी जीप में क्लब से बाहर निकला। कुछ दूर तो बजरी की सड़क थी। उसके बाद जब पक्की तारपुल की सड़क आई और धूल बंद हो गई, तो मैंने तेज बढ़कर ट्रक को पकड़ लेने की सोची। कुछ देर बाद सामने ट्रक की पीठ दिखी, पर उसकी ओर देखते ही मैं चौंक गया। क्यों? क्या बात हुई? मैंने देखा ट्रक की छत तक बाहें फैलाए और पीठ की तख्ती के ऊपरी सिरे को दांतों से पकड़े हुए एक आदमी लटक रहा था। तनिक और पास आकर देखा, एक बावर्दी गोरा था और उसके पैर किसी चीज पर टिके नहीं थे, बूट यूं ही झूल रहे थे। क्षण भर तो मैं चकित सोचता ही रहा, क्या दांतों और नाखूनों की पकड़ इतनी मजबूत हो सकती है? फिर मैंने लपक कर जीप उस ट्रक के बराबर करके ड्राइवर को रुक जाने को कहा। फिर रुका तो हमने उस आदमी को नीचे उतारा। उसके हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि हमने उसे उतार लिया, तब भी उसकी उंगलियां सीधी नहीं, वे जकड़ी जकड़ी ही ऐंठ गई थी और गोरा नीचे उतरते ही जमीन पर ही ढेर हो गया। जरूर पिए गया होगा। हाँ, एकदम धुत। आंखों की पुतलियां बिल्कुल विस्फारित हो रही थी। वह भौचक्का सा बैठा था। मैंने टपट कर उठाया तो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, तुम ट्रक के पीछे क्यों लटके हुए थे? तो बोला, सर मैं लिफ्ट चाहता हूं। मैंने कहा, लिफ्ट का वह कोई ढंग है? चलो मेरी जीप में चलो, मैं पहुंचा दूंगा। कहाँ जाना है तुम्हें? इसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया। हम लोग जीप में घुसे। वह लड़खड़ाता हुआ चढ़ा और पीछे सीटों के बीच में फर्श पर धप से बैठ गया। हम चल पड़े। हठात उसने पूछा, सर आप स्कॉच हैं? मैंने लक्ष्य किया। नशे में वह यह नहीं पहचान सकता कि मैं भारतीय हूं या अंग्रेज, पर इतना पहचानता है कि मैं अफसर हूं और उसे सर कहना चाहिए। फौजी ट्रेनिंग बड़ी चीज है जो नशे की तह को भी भेद जाती है। खैर, मैंने कहा, नहीं मैं स्कॉच नहीं हूं। वह जैसे अपने से ही बोला, डैम फाइन विस्की, और जवान चटखारने लगा। मैं पहले तो समझा नहीं, फिर अनुमान किया कि स्कॉच शब्द से उसका मदसिक्त मन केवल विस्की का ही संबंध जोड़ सकता है। तब मैंने कहा, हाँ लेकिन तुम जाओगे कहाँ? बोला, मुझे यहीं कहीं उतार दीजिए, जहां कहीं कोई नेटिव गांव पास हो। मैंने डपट कर कहा, क्यों, क्या मंशा है तुम्हारी? तब उसका स्वर अचानक रहस्य भरा हो आया और वह बोला, सच बताऊं सर, मुझे औरत चाहिए। मैंने कहा, यहाँ कहाँ है औरत? तो बोला, सर मैं ढूंढ लूंगा, आप कहीं गांव वाँव के पास उतार दीजिए। फिर तुमने क्या किया? मेरे जी में तो आया कि 2 थप्पड़ लगाऊं, और सच कहूं तो उसके मुझे औरत चाहिए कि निर्व्याज कथन नहीं मुझे निरस्त कर दिया। मुझे भी लगा कि इस जंतुत्व के स्तर पर मानव ताड़नीय नहीं, दयनीय है। मैंने 3-4 मील आगे सड़क पर उसे उतार दिया, जहां आसपास कहीं गांव का नामो निशान न हो, और लौट जाना भी जरा मेहनत का काम। अब तक कई बार सोचता हूं कि मैंने उचित किया या नहीं। ठीक है किया, और क्या कर सकते थे? दंड देना कोई इलाज न होता। मैं तो मानता हूं कि जंतु के साथ जंतु तर्क ही मानवता है, क्योंकि वही करुण और न्याय, अनुशासन, ये सब अन्याय हैं जो उस जंतुत्व की को पार्श्विकता ही बना देंगे। हम लोग फिर बहुत देर चुप रहे। नाकाचारी 4 आली पार करके हम
ने मरियानी की सड़क पकड़ ली थी। कच्ची यह भी थी पर इतनी खराब नहीं, और हम पीछे धूल के बादल उड़ाते हुए जरा तेज चल रहे थे। अचानक मेजर चौधरी मानो स्वागत कहने लगे, और मैं मनुष्य हूँ, मैं नहीं सोच सकता कि यह मेरी है या कि मुझे औरत चाहिए। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, कंपैशनेट छुट्टी पर। कंपैशन यानी रहम, मुझ पर रहम किया गया है, क्योंकि मैं उस गोरे की तरह हिर्स नहीं कर सकता कि मैं किसी के बराबर होना चाहता हूँ। नहीं, हिर्स तो कर सकता हूँ, पर मनुष्य हूँ, और मैं वापस जा रहा हूँ घर। मैं चुपचाप आंखें सामने गड़ाए स्टेशन वैगन चलाता रहा और मानता रहा कि मेजर का वह अजीब स्वर में उच्चारित शब्द घर गाड़ी की घर घर में लीन हो जाए, उसे सुनकर स्वीकारने की बाध्यता न हो। उन्होंने फिर कहा, एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था तो उसी कंपार्टमेंट में छुट्टी से लौटता हुआ एक पंजाबी सूबेदार मेजर अपने एक साथी को अपनी छुट्टी का अनुभव सुना रहा था। मैं ध्यान तो नहीं दे रहा था, पर अचानक एक बात मेरी चेतना पर अक गई और उसकी स्मृति बनी रह गई। सूबेदार मेजर कह रहा था, छुट्टी मिलती नहीं थी, कुल 10 दिन की मंजूर हुई तो घर वालों को तारीखें लिखी, पर उसका तार आया कि छुट्टी और 15 दिन बाद लेना। मुझे पहले तो सदमा पहुंचा, पर उसने चिट्ठी में लिखा था कि 10 दिन की छुट्टी में 3 तो आने जाने के, बाकी 6 दिन में से मैं नहीं चाहती कि 3 यूं ही जाया हो जाए। और इस पर उसके साथी ने दबी ईर्ष्या के साथ कहा था, तकदीर वाले हो भाई। मैंने कहा, युद्ध में इंसान का गुण दोष सब चरम रूप लेकर प्रकट होता है। मुश्किल यही है कि गुण प्रकट होते हैं तो मृत्यु के मुख में ले जाते, दोष सुरक्षित लौटा लाते। युद्ध के खिलाफ यह कम बड़ी दलील नहीं है। प्रत्येक युद्ध के बाद इंसान चारित्रिक दृष्टि से और गरीब होकर लौटता है। यद्यपि कहते हैं कि तीखा अनुभव चरित्र को पुष्ट करता है, हाँ, लेकिन जो पुष्ट होते हैं वे लौटते कहाँ हैं? कहते कहते मैंने जीभ काट ली, पर बात मुंह से निकल गई थी। मेजर चौधरी की पलकें एक बार सकुच कर फैल गईं, जैसे नस्तर के नीचे कोई अंग होने पर। उन्होंने संभल कर बैठते हुए कहा, थैंक यू कैप्टन प्रधान, हम लोग मरियानी के पास आ गए। मुझे स्टेशन उतारते जाना, तुम्हारे डिपो जाकर क्या करूंगा। तिराहे से गाड़ी मैंने स्टेशन की ओर मोड़ दी। मेजर चौधरी की वापसी। अगले